हमारा देश भारत भी एक बड़ा अजीब देश है। भारत में राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होती। चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो, पाकिस्तान हो, चीन से मुकाबले की बात हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, श्रमिकों के पलायन का विषय हो, किसी भी मुद्दे पर देश की राजनीतिक पार्टियां आपके सामने कभी भी एकजुट होकर नहीं आती। अगर आप हाल ही में देखें तो कोरोना वायरस जैसा संकट इस समय हमारे देश पर है, उस पर भी हमारे देश की पार्टियां एक मत नहीं है। लेकिन एक मुद्दा इस देश में ऐसा है जिस पर सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और उस मुद्दे का नाम है आरक्षण। आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया था तो उस समय यह कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए होगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरक्षण को ऐसी जरूरत बाद में बना दिया गया कि 70 वर्ष के बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। आरक्षण किसी पिछड़े व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा अब राजनीति का हथियार बन चुका है। ये बात आज हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप आरक्षण से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के जरिए समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही है और वो ये है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा होगा कि आरक्षण उनका मौलिक अधिकार है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे देश के नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का रहा है कि उन्होंने आप सबको आपके दिमाग में यह बात डाल दी कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार है, यह तो मिलेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह बात तमिलनाडु में नीट के तहत हो रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कही है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए होती है। तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और ये मांग करने लगीं कि जिस तरह से तमिलनाडु अपने राज्य में 50% ओबीसी आरक्षण देता है, उसी तरह ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल की सीटों पर भी 50% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए तमिलनाडु सरकार के अलावा उनके विरोधी डीएमके, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और यह कहा कि मेडिकल कॉलेज की सीटों पर 50% ओबीसी आरक्षण न देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सोचिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर क्या एआईएडीएमके, क्या डीएमके, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, ये लोग कभी भी एक साथ किसी भी विषय पर एक मत नहीं होते, एक मंच पर नहीं आते, लेकिन इस बारे में एक साथ आ गए। और इन सब लोगों का कहना है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के इन राजनीतिक दलों की याचिकाओं को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों के वकीलों से पूछा कि इस मामले में किन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या वो ये बताएंगे। जब इन वकीलों ने कहा कि इसमें शिक्षा के अधिकार और आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आरक्षण देने से इनकार करना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राजनीतिक पार्टियों से अपनी याचिका वापस लेने और मद्रास हाई कोर्ट में जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो याचिकाएं आती रहती हैं, ये सब मामले, कानूनी मामले चलते ही रहते हैं, लेकिन यहां आप सब के लिए जो खास बात समझने की है इसमें, और वो एक लाइन की बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। यह बात समझने की है यहां। अब आप आरक्षण के इस मामले में एक बात पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए तमिलनाडु के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बना लिया और सब यही बात करने लगे कि मेडिकल की सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आरक्षण को अधिकार से ज्यादा राजनीतिक हथियार इन पार्टियों ने बना लिया है और देश की तमाम पार्टियां और तमाम नेता ये सोचते हैं कि आरक्षण एक ऐसा अचूक राजनीतिक हथियार है जिसके जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने जब यह याचिका आई तो उन्होंने भी इस बात पर बड़ी हैरानी जताई कि कैसे एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी इस मामले में एक साथ आ गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी दलों की इस मामले में बहुत ज्यादा रुचि है। कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां तमाम जो पार्टियां हैं, कट्टर राजनीतिक दुश्मनी होती है इन सब पार्टियों की। ये पार्टियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि एक साथ आ जाएं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा इन्हें एक साथ ले आया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। आजकल चीन के साथ सीमा पर विवाद चल रहा है, उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हर पार्टी अलग अलग तरीके से राजनीति कर रही है। प्रवासी मजदूरों के मामले में भी हर पार्टी अलग राजनीति कर रही है, वो सब आपने देखा। यानी कोरोना वायरस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा हो, कोरोना वायरस का मुद्दा हो, कभी भी हमारे नेता और पार्टियां एक मंच पर एक साथ नहीं आते। लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर सभी दल एक साथ आते हैं और वो है आरक्षण। आरक्षण का कोई विरोध नहीं करता, इसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। आप सोचिए कि हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान होकर कह रहा है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक कैसे हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि इस देश में आरक्षण समाप्त क्यों नहीं होता। जब तक देश के राजनीतिक दल आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते रहेंगे और इसके विरोध या समर्थन में अपना फायदा नुकसान देखते रहेंगे, तब तक यही होता रहेगा। इस पर कोई बात नहीं कर सकता। जो इस पर बात करेगा या सवाल उठाएगा उसे दलितों और पिछड़े वर्ग का विरोधी बता दिया जाएगा, और इतना रिस्क कोई नेता या कोई पार्टी नहीं उठा सकती। लेकिन इन लोगों से यह सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करते वक्त ही यह कह दिया था कि आरक्षण कुछ ही वर्षों के लिए होना चाहिए, तब क्यों इतने वर्षों बाद भी, इतने दशकों बाद भी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जीवित है? क्यों जिस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, उस आरक्षण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? यह आरक्षण तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यानी जिस आरक्षण का दायरा आजादी के बाद धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए था, उसका दायरा कम होने के बजाय हमारे देश में बढ़ कैसे रहा है? भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शुरुआती 10 वर्षों के लिए हो। यानी भारत में आरक्षण की व्यवस्था को 1960 तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को चुनाव में जीत हासिल करने का एक हथियार बना लिया। और आज भी हमारे देश के राजनीतिक दल हर चुनाव में आरक्षण के इसी हथियार पर धार लगाना भूलते नहीं। धीरे धीरे भारत में अब ऐसी स्थिति बन गई कि जाति के आधार पर आरक्षण मांगना एक फैशन बन गया और नेताओं के लिए वोट हासिल करने का अचूक राजनीतिक फॉर्मूला बन गया। आपको याद होगा किस तरह से पिछले कई वर्षों में जाति के आधार पर आरक्षण के लिए देश के अलग अलग राज्यों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन क्या आपको कभी कोई ऐसा प्रदर्शन याद है जिसमें यह कहा गया हो कि इस देश में आरक्षण की नहीं बल्कि योग्यता की बात होनी चाहिए? क्या कभी आपने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा है जिसमें यह कहा गया हो कि देश में जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? यानी अगर कोई अधिकार दिया जाना भी है तो वह अधिकार सबसे पहले देश के जरूरतमंद गरीबों को मिले, फिर चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भारत में इस समय केंद्रीय स्तर पर 59.50% आरक्षण का प्रावधान है, यानी लगभग 60%, जिसमें दलितों को 15%, आदिवासियों को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग को, यहां ध्यान देने वाली बात यह जो अभी शुरू हुआ है। अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75% आबादी इस समय आरक्षण के दायरे में आती है। 70 से 75% आबादी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना वो भी नहीं भूलते। यानी आज अगर आप किसी पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसको पिछड़ी जाति माना जाता है, हमारा तो ये मानना है कि कोई जाति ना पिछड़ी है ना अगड़ी है,
कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, इंसान सब बराबर हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन पूरी तरह से संपन्न हैं, फिर भी आरक्षण लेते हैं। इससे उन योग्य लोगों का हक छीन लिया जाता है जो असल में किसी नौकरी या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पूरी तरह योग्य होते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश सुपर पावर क्यों नहीं है। हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। और शायद इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, डिग्रियां तो हैं लेकिन काबिलियत नहीं है। हमारे देश के नेताओं को लगता है कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही वोटों की फसल काट पाएंगे। आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 72 वर्षों में आपके वोट लूटे हैं और देश को लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के नाम का पूरा इस्तेमाल किया है, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना भूलती नहीं। इसलिए आज आरक्षण के चैंपियंस को आप सबके लिए पहचानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बाबा साहेब अंबेडकर आरक्षण को लेकर क्या कहते थे। उन्होंने कहा था, आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य से नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रही हैं। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी सत्ता में अपने हिस्से से वंचित है वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कहा था बाबा साहेब अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने ही आरक्षण की सबसे ज्यादा वकालत की थी, ये सही है। लेकिन जो सच आपको नहीं बताया जाता ये आधा सच है, दूसरा सच आपसे छुपा लिया जाता है। वो ये भी मानते थे कि आरक्षण सदा के लिए नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आरक्षण की जरूरत अब आगे है या नहीं। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में यह सुझाव भी दिया था कि हर 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर देना चाहिए, यानी उसके बाद विस्तार नहीं होगा। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई वो व्यवस्था न सिर्फ अब तक कायम है बल्कि इसमें एक के बाद एक जातियां जुड़ती चली गईं और आरक्षण बढ़ता चला गया। जैसे वर्ष 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा उसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कई राज्यों ने अपने राज्यों में सरकारों ने आरक्षण की सीमा को 50% से भी ज्यादा कर दिया। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने आदेश में कहा कि अलग अलग राज्य 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में हर 5 साल में होने वाले चुनाव से पहले हम नई जातियों और नए वर्गों को आरक्षण के दायरे में शामिल कर लेते हैं। ऐसा 72 वर्षों से होता चला आ रहा है। ये पार्टियां और नेता इस उम्मीद में नए लोगों को आरक्षण में शामिल करते हैं ताकि चुनाव में ये जो नए लोग होंगे, नए वर्ग होंगे, नई जातियां होंगी, ये उन्हें वोट देंगे। जबकि होना इससे उल्टा चाहिए था। भारत को अब तक इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि वो हर 5 साल में अलग अलग वर्गों को सशक्त बनाकर आरक्षण के दायरे से बाहर करता चला जाता। हमारा आज ये कहना है कि हर 5 साल में देश को एक नई सूची जारी करनी चाहिए और उस सूची में यह बताना चाहिए कि अब इतने लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं रही, हमने इन्हें सशक्त बना दिया, अब ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं और इसलिए इन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आए जब सारे नागरिक आरक्षण की दायरे से बाहर हो जाए। एक दिन ऐसा भी आता जब देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज भी आरक्षण पर ही आश्रित हैं और शायद यही भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन
आरक्षण लेकर क्या भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं बिना योग्यता के, सिर्फ इस कारण कि वो एक खास जाति से आते हैं, क्या वो कभी भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए आपको आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत है। यहां हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि आरक्षण को सही तरीके से और सही लोगों के लिए लागू कराने के पक्ष में है, सही लोगों के लिए, ताकि समाज के हर वर्ग के कमजोर व्यक्ति को, जिसको इसकी जरूरत है, उससे इसका लाभ मिल सके। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का दृष्टिकोण यह है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे जाति के आधार पर लागू करना एक तरह से समाज का बंटवारा करने के बराबर है। हमारा मानना है सभी इंसान बराबर हैं और जब इंसान बराबर हैं तो जातियों के आधार पर आखिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है। आरक्षण के संदर्भ में हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास 3 बातों से आएगा। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ और तीसरी और सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। अगर कोई पुरस्कार आपको परिश्रम और पुरुषार्थ के बगैर मिले तो उसे एक प्रकार से रिश्वत माना जाएगा और उस व्यक्ति में कभी भी वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि आगे चलकर इसकी जरूरत कम से कम लोगों को हो। एक सरकार की सफलता इस बात में है कि वो ये बताए कि अब उसके शासनकाल में कितने कम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रह गई है, ना कि वो ये बताए कि अब हमने कितने ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही और ये बात आप सब लोगों को समझनी होगी कि आपको आरक्षण नहीं बल्कि सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इतना सफल बनने की जरूरत है कि आपको ना सब्सिडीज की जरूरत पड़े, ना डिस्काउंट की जरूरत पड़े, ना ईएमआई और लोन माफ कराने की जरूरत पड़े और ना ही आरक्षण की जरूरत पड़े। आप इतने सशक्त बने कि आप अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन और अपनी काबिलियत के आधार पर कोई भी काम कर सकें। हमारा दृष्टिकोण यह है, आरक्षण देने के बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की कभी भी जरूरत ना पड़े। और यह भी हमारा मानना है कि हमें एक देश बनाना चाहिए जहां ना तो टैक्स की माफी होनी चाहिए, ना सब्सिडी होनी चाहिए, इसकी जगह लोग सक्षम होने चाहिए और इसी रास्ते पर आगे चलकर हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की राह में सुविधाएं रुकावट बनती हैं। इस तरह की सुविधाएं, इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो संकल्प के साथ देश के लोगों को ये सुविधाओं, मुफ्त सुविधाओं वाली नींद से जागना होगा, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी आप चीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे, तभी आप इजराइल जैसे बन पाएंगे। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,